Assalamualaikum everyone, welcome to this revision video on waves। ठीक है, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले जल्दी से जाके जो है वो सब्सक्राइब कर दो एंड जल्दी से करके आ जाओ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई एम वेटिंग। ओके, अच्छा, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद वेव्स। अच्छा, वेव्स में हमारे पास सबसे पहली बात यह जाती है कि अगर हम उसको ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की बेसिस पे क्लासिफाई करें तो हमारे पास बेसिकली दो क्लासिफिकेशन निकलती हैं वेव्स की। एक कहलाती है प्रोग्रेसिव वेव्स, एक कहलाती है स्टेशनरी वेव्स। प्रोग्रेसिव के नाम से समझ में आ रहा है कि ये प्रोग्रेस करती है, यानी ये एनर्जी को ट्रांसफर करती है। और स्टेशनरी के नाम से समझ में आ रहा है कि भाई ये प्रोग्रेस नहीं करती, यानी ये एनर्जी हमारे पास ट्रांसफर नहीं करती है। हम इस चैप्टर में प्रोग्रेसिव वेव्स पर फोकस करेंगे, यानी जो ये वेव्स वाला चैप्टर है पूरा का पूरा प्रोग्रेसिव वेव्स पे है। स्टेशनरी वेव्स एक कह लो सब सेक्शन है ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर सुपरपोजिशन। तो हम स्टेशनरी वेव्स नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जामिनर ये पूछ लेता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, वहां पे भी हमारे पास जो है वो दो क्लासिफिकेशंस एग्जिस्ट करती हैं। आपके पास एक टाइप ऑफ वेव कहलाती है ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी टाइप ऑफ वेव कहलाती है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में फर्क क्या होता है तो सबको पता ही होता है, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे कि द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। यानी जो भी हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी होगा, हमारे पार्टिकल्स उसके परपेंडिकुलरली मूव कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं कि ये एक ट्रांसवर्स वेव की पिक्चर लगा के दी हुई मैंने आपको। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं पार्टिकल ए की बात करूं, पार्टिकल ए जो है वो वर्टिकली अपवर्ड गया है, तो मेरी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी राइट की तरफ है, और पार्टिकल ए जो मूवमेंट कर रहा है वो परपेंडिकुलर कर रहा है। सो देयरफॉर मैं इस टाइप ऑफ वेव को क्या बोलूंगा, ट्रांसवर्स वेव बोलूंगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं किसी भी पार्टिकल की बात कर लूं, तो मैंने आपको तीन डिफरेंट पार्टिकल दिखाए हैं, वो तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द वेव क्या कर रहे हैं, अपना मोशन कर रहे हैं। अच्छा, एक बात जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करता है। ठीक है, यानी अगर फॉर एग्जांपल ए अभी ऊपर गया हुआ है, कुछ टाइम बाद नीचे आ जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, ये अपनी इसी पोजीशन पे ऑसिलेट करेगा, इस पोजीशन को छोड़ के आगे पीछे नहीं जा सकता। ठीक है, the particles will move about their mean position, they will oscillate about their mean position। ठीक है, तो keep this in your mind। बाकी आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, और आपको इनकी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। एक आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, और बाकी आपकी वाटर वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आगे भी आ जाएगा काफी डिटेल में, ये हमने याद करना होता है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमारा जो पार्टिकल्स का मोशन होता है वो पैरेलल होता है हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी के। यानी क्या मतलब हुआ इस बात का, आप देखो ये एक वेव है, सबको पता होगी साउंड वेव से हम किस तरह कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन बनाते हैं। तो यू कैन सी दैट द वेव इज ट्रैवलिंग राइटवर्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, अब ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी राइटवर्ड है। और अगर मैं इसमें पार्टिकल्स के मोशन को देखूं, जैसे आप यहाँ पे देख लो, तो ये पार्टिकल जो है वो राइट और लेफ्ट ही वाइब्रेट कर रही हैं। सो दे आर मूविंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। इसमें भी बात ये समझनी है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल अगर ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन है पे है, तो ये अपनी मीन पोजीशन से आगे जाएगा, कुछ टाइम बाद वापस आ जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर कुछ टाइम बाद वापस आ जाएगा। ये इसी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहा होगा, इसको छोड़ क्यों नहीं जाएगा। हाँ, समझने की क्या या देखने की क्या बात है कि भाई देखो, क्यों हमारी वेव जो है वो राइट की तरफ जा रही है, और हमारी ऑसिलेशंस या तो राइट है या तो लेफ्ट है, यानी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। सो देयरफॉर दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, हमारे पास सबसे प्राइम एग्जांपल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की साउंड वेव होती है, और बाकी साइज्मिक वेव्स भी होती हैं। साइज्मिक वेव्स आर द वेव्स दैट आर कॉज्ड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ठीक है, बाकी ये डायग्राम आपको पता ही होगी ऑब्वियसली। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कंप्रेशन कहते हैं, और इसको इस रीजन को जहां पे पार्टिकल्स दूर दूर है हम इसको रेयरफेक्शन कहते हैं। वन कंप्रेशन प्लस वन रेयरफेक्शन इक्वल्स टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो अगर मैं आपको एक कंप्रेशन और रेयरफेक्शन दे दूं, मैं अगर आपको पूरा डायग्राम दे दूं, आपको बोलूं मुझे वेवलेंथ बता दो, तो आपने एक पूरी कंप्रेशन एक पूरी रेयरफेक्शन की जो है वो क्या कर लेनी है, लेंथ ले लेनी है। अच्छा, एंड बाकी ये है कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या होते हैं, तो आप इनकी डेफिनेशंस यहाँ पे देख सकते हो। कंप्रेशन इज अ रीजन जहां पे आपका प्रेशर जो है वो ग्रेटर होगा देन सराउंडिंग प्रेशर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल सारे करीब करीब आ गए। जब पार्टिकल ज्यादा ज्यादा करीब करीब आ गए तो ज्यादा ज्यादा कोलिजन होंगी, सो देयरफॉर प्रेशर बढ़ जाता है इस एरिया में। और रेयरफेक्शन में नॉर्मल सराउंडिंग एयर से क्या होता है, आपके जो है वो पार्टिकल ज्यादा दूर हुए होते हैं, सो देयरफॉर जो है वो यहाँ पे सराउंडिंग प्रेशर से आपका प्रेशर क्या होगा, लोअर होगा। तो ये दो बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई भी हैं, वैसे इनकी डेफिनेशंस आती नहीं है, मैं तो नहीं देखी आज तक।
बट हाँ, लेकिन ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, प्रोग्रेसिव, स्टेशनरी, ये सब डेफिनेशन आती। कॉम्प्रेशन, रिफ्रैक्शन आई हैव नॉट सीन, ज्यादा से ज्यादा वो ये करवा लेंगे आपसे, वेवलेंथ निकलवा लेंगे आपसे। अच्छा, अब आ जाती हैं ऑन द टू टाइप्स ऑफ ग्राफ दैट वी कैन यूज टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑफ द वेव्स। ठीक है, इसमें हमारे पास पहला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये बहुत सिंपल लगता है, तो बहुत अच्छी बात है, ये सिंपल ही है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि हम इसको सही तरह पढ़ेंगे, क्योंकि आई हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वो डिस्प्लेसमेंट टाइम वाले ग्राफ से वेवलेंथ निकाल रहे होते हैं, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वाले ग्राफ से टाइम पीरियड निकाल रहे होते हैं, वो गलत है। भाई, ग्राफ दो किस्म के, आपने पहले ये देखना होगा कि मुझे किस टाइप ऑफ ग्राफ दिया हुआ है, उसके हिसाब से फिर आगे इंफॉर्मेशन निकलेगी, राइट। अच्छा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात करूं, ये जो दो बातें मैंने ऊपर लिखी हैं, मैं इनको नीचे जाके आपको जरा समझा दूंगा जब वेव्स हमारे ग्राफ्स आ जाएंगे। सो आई एम गोइंग टू गो ऑन टू राइट ऑन टू अ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है। इसमें डिस्प्लेसमेंट है ऑन द वाई एक्सिस और डिस्टेंस है ऑन द एक्स एक्सिस। अगर मैं डिस्टेंस बोलूं तो डिस्टेंस इज बेसिकली कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेरी सोर्स ऑफ द वेव है, तो मैं सोर्स से कितना डिस्टेंस आगे जा चुका हूं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द एनर्जी। सो यहां पे भी यही लिखा हुआ है, ठीक है जी, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, यानी सोर्स से जो है वो हम कितने डिस्टेंस आगे आ चुके हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। सो डिस्टेंस सिंपली ये है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपको ये दिखा रही है कि फॉर एग्जांपल अगर ये वाला पार्टिकल था, तो ये जो है वो अभी किस पोजीशन पे मौजूद है अपनी मीन पोजीशन, राइट। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसमें डायरेक्शन भी आएगा और इसमें एक फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी आएगा। तो यहां पे देखो यही लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एंड यू कैन सी डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सिस में दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स है, मे भी हो सकता है पॉजिटिव इज रिप्रेजेंटिंग अपवर्ड्स ओवर हियर। So any particle that has a positive displacement has displaced upwards, and any particle that has a negative displacement has displaced downwards. ठीक है, इसी तरह y को भी देख लो, y भी downwards है, x को भी देख लो, x भी upwards है। अच्छा, अब कुछ बातें जो हमने यहाँ पे समझनी है, वो ये समझनी है बेटा कि सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ ये होता है कि आपकी वेव चल रही थी, ठीक है, ये आपकी वेव बन रही थी, आपने साइड में से जाके इसकी एक तस्वीर ले ली, आपने पिक्चर ले ली, और वो पिक्चर का स्नैपशॉट लेके आपने उस पे एक्सिस प्लॉट कर दी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की, ये आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ होता है। ठीक है, सिंपल। एक वेव बन रही थी, आपने जाके उसकी पिक्चर ले ली, यानी क्या मतलब होगा इस बात का, ये आपको एक स्नैपशॉट ऑफ द वेव दिखा रहा है एट ए पर्टिकुलर टाइम। इसमें टाइम की कोई वेरिएशन नहीं होगी, ये किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे आपने जिस भी टाइम पे तस्वीर खींची, ये वो तस्वीर आपके सामने है। ठीक है, बाकी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि द डिफरेंट डिस्टेंस वैल्यूज शो पोजीशन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। व्हाट डज दिस मीन? इन अ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ आई कैन सी मल्टीपल पार्टिकल्स एट द सेम टाइम। यानी ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल होगा, ये एक पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल होगा, पार्टिकल 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 पार्टिकल। तो ये जितने भी डिफरेंट डिस्टेंसेस की वैल्यूज है, इन पे क्या हो सकता है, इन पे मेरा एक डिफरेंट पार्टिकल मौजूद हो सकता है। यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आपको क्या दिखा रहा है, ये बेसिकली एक स्नैपशॉट है ऑफ द वेव एट अ पर्टिकुलर टाइम, शोइंग मल्टीपल पार्टिकल्स एंड हाउ आर दे डिस्प्लेस्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ये बात आपने समझनी, ठीक है। ये मल्टीपल पार्टिकल्स आपको दिखा रहा है, और वो दिखा रहा है कि भाई ये कैसे डिस्प्लेस हुए हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे। सही है। सो ये बात हमने जो है वो यहां पे समझ ली। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे इसको ये भी कंफ्यूज करेंगे, वो कहेंगे ये ट्रांसवर्स वेव का ग्राफ है, लेकिन ये ट्रांसवर्स का भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडल का भी हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई? अगर मैं कह दूं डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड्स इज पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिकली फिट बैठ गई बात, राइट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं ग्राफ को ये ऊपर नीचे करके दिखा रहा हूं, ये लॉन्गिट्यूडल का भी हो सकता है और ट्रांसवर्स का भी हो सकता है। जैसे आप एक ही एक्सिस पे वर्टिकल वेलोसिटी का भी ग्राफ बना सकते हैं, और आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का भी ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है जी। बस हाँ, वो आपने बस ये बता देना कि भाई मेरी कन्वेंशन और इन सब चीजों का मतलब क्या होगा। सो अगर मैं अपना जो है मतलब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सिर्फ प्लॉटिंग कर रहा हूँ ना ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर या नीचे प्लॉट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात यह है कि आपने कैसे डिफाइन की हुई अपनी कन्वेंशन को। जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपने वर्टिकल वेलोसिटी का ग्राफ भी उसी वेलोसिटी टाइम एक्सिस बनाया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का ग्राफ भी उसी वेलोसिटी टाइम एक्सिस बनाया, तो इसी तरह मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो, मैं वाई एक्सिस पे प्लॉट कर सकता हूं, कोई मसले की बात यहां पे नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं ऑन सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। डिस्प्लेसमेंट में आपको बता चुका हूं, और मैंने आपको डिस्टेंस बता दिया, ये दोनों याद कर लीजिएगा, ये आ जाता है एग्जाम में। अच्छा, फिर आ जाता है हमारे पास एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, या आप डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। सो इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस मूव बाय पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। एक पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्टेंस मूव कर रहा है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या मतलब हुआ इस बात का? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव ओवर हियर विल बी 2। ठीक है जी, नेगेटिव 2 नहीं हो सकता, क्योंकि एम्पलीट्यूड स्केलर है। स्केलर के साथ कोई हम साइन वाइन नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा क्या लिख देंगे, बस मैग्नीट्यूड लिख देंगे 2। जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अब आप बी पे देख लो, या आप डी पे देख लो, या आप एफ पे देख लो, या एच पे देख लो, अगर कहीं -2 भी आ रही तो -2 एम्पलीट्यूड नहीं होता, 2 ही होगा। ठीक है, माइनस इज जस्ट शोइंग द डायरेक्शन फॉर द डिस्प्लेसमेंट। सही है, तो उसको कंफ्यूज नहीं करना। यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि एम्पलीट्यूड यहां पे क्या है मेरा, 2 मीटर्स है। फिर क्या लिखा हुआ है, वेवलेंथ इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स। अच्छा, अभी फिलहाल हमने वेव फ्रंट्स नहीं पढ़ी, लेकिन इसकी डेफिनेशन जो एग्जाम में आपने लिखनी होगी वो यही लिखनी होगी। वेव फ्रंट्स इंशाल्लाह आगे जाके आ जाएगा, वैसे कोई मसले की बात नहीं होती। हाँ, और वेवलेंथ निकलती किस तरह है, बहुत आसान है वेवलेंथ निकालना। आप कैसे निकाल सकते हो, आप ले सकते हो द डिस्टेंस ऑफ वन कंप्लीट वेव, यानी यहां से वेव शुरू हो रही है, ये पूरी कंप्लीट होगी यहां जाके। सो आप क्या कर लो, आप जो है वो यहां से लेके यहां तक आपने क्या कर लिया, लेंथ ले ली, और ये लेंथ क्या आ जाएगी, यू कैन क्लियरली सी दैट योर वेवलेंथ इज 4 मीटर्स। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आप क्रेस्ट टू क्रेस्ट भी ले सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, ये भी क्या आ जाएगी 4 मीटर्स। आप ट्रफ टू ट्रफ भी ले सकते हो, ये भी क्या आ जाएगी, ये भी आ जाएगी 4 मीटर्स। ठीक है, आप जो है वो इस तरीके से आराम से वेवलेंथ निकाल सकते हो। अगर पूरी वेव को देखना आसान हो तो वैसे देख लो, अगर जो है वो क्रैश टू क्रैश देखना ज्यादा आसान हो वैसे देख लो, अगर ट्रफ टू ट्रफ देखना ज्यादा आसान हो वैसे देख लो। हाँ, और बस एक ख्याल रखना कि जैसे अगर मैं क्रैश टू क्रैश देख रहा हूँ, तो एक क्रैश 5 पे एक 1 पे, तो 5 - 1 4 आंसर आएगा। ठीक है, 5 नहीं लिख देना उसको बगैर देखे, तो वो देख लेना। यहाँ पे मैं वेवलेंथ भी अपनी लिख रहा हूँ कि मेरी वेवलेंथ जो है वो क्या आ रही है, वो 4 मीटर्स आ रही है। सही है। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट, जिसमें बच्चे जो है ना सबसे ज्यादा गड़बड़ मचाते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आपको फेज डिफरेंस पढ़ा रहा हूं, और किसके अंदर पढ़ा पढ़ा रहा हूं, मैं आपको प्रोग्रेसिव वेव का फेज डिफरेंस पढ़ा रहा हूं। अभी जितना पढ़ा रहा हूं उतना समझना है, इसको पार्ट डिफरेंस से कंफ्यूज नहीं करना। और इसको हम आगे जाके जब स्टेशनरी वेव्स पढ़ेंगे तो वहां पे ये फेज डिफरेंस थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो जहां पे जैसा पढ़ाऊं उसको वहां पे वैसा समझो। सही है। अभी हम अगर प्रोग्रेसिव वेव की बात करें, और पूरा चैप्टर इसी के ऊपर होगा, तो उसमें फेज डिफरेंस का मतलब क्या है। फेज डिफरेंस इस बात से काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन हमें उतनी कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं, हम इसको ज्यादा आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं बच्चों को बोलता हूं, बेटा आप इसको इस तरह से दिमाग में रखो कि ये आपको बता रही है कि आपकी कितनी वेव कंप्लीट हो गई। अब कितनी वेव कंप्लीट हो गई क्या मतलब हो गया, इस बात का मतलब ये हो गया कि बेटा देखो, हमारी जो एक पूरी वेव होती है ना, वो बेसिकली ये होती है रेड वाली। ठीक है, अगर मैं एक पूरी वेव की बात करूं तो मेरी ये वेव जो है वो रेड वाली, ये एक पूरी वेव होती है। मैं इस वेव को 4 हिस्सों में तोड़ सकता हूं। अगर आप देखो, एक हिस्सा इसका ये आ जाता है, एक हिस्सा इसका ये आ जाएगा, एक इसका ये आ जाएगा, एक हिस्सा ये आ जाएगा। यानी मैं इसको 4 हिस्सों में तोड़ सकता हूं, तो क्या बन जाएगा, हर एक हिस्सा बन जाएगा क्वार्टर ऑफ अ वेव। ठीक है, एवरी वन हिस्सा विल रिप्रेजेंट अ क्वार्टर ऑफ अ वेव। दिस थिंग आई कॉल इट एज अ ट्रांजिशन। दिस क्वार्टर मूव, यानी एक वेव के अलोंग जब मैं क्वार्टर आगे बढ़ता हूं, तो मैं उस चीज को मैं अपनी जबान में कहता हूं ट्रांजिशन। ठीक है, ये कोई आपकी ए लेवल फिजिक्स का टर्म नहीं है, ये मैंने अपने लिए बनाया हुआ बच्चों को आसानी से समझाने के लिए। सो आई कॉल दिस क्वार्टर मूव अ ट्रांजिशन। सिमिलरली ये भी ट्रांजिशन है, सिमिलरली ये भी ट्रांजिशन है, सिमिलरली ये भी ट्रांजिशन। अब आप सिंपली क्या याद रख लो, आप सिंपली ये बात याद रख लो कि एक ट्रांजिशन ये रिप्रेजेंट करती है कि आपकी वेव 25% बनी है, ऑब्वियसली क्वार्टर, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा फेज डिफरेंस होता है वो होता है 90 डिग्रीज। सिंपल। तो अब बहुत आसान है, आपने कहा यार 0 पे 0% कंप्लीट हुई वेव, जब मैं 90 डिग्री आगे जाऊंगा तो मैं एक ट्रांजिशन यानी एक क्वार्टर आगे कर दूंगा, 90 डिग्री आ गया। मैं अगर दो ट्रांजिशन आगे जा रहा हूं तो 90 + 90 180 हो गया, हाफ वेव बन जाएगी, देखो हाफ वेव बन गई। फिर अगर मैं 3 ट्रांजिशन आगे चले जाऊं तो 3 × 90 270 डिग्री हो गया, और देख लो मेरी 3 क्वार्टर्स ऑफ द वेव बन गई, यानी 75% वेव। और जब जो है वो मैं 4 ट्रांजिशन आगे चल रहा हूं, 4 × 4 क्वार्टर्स क्या होंगे, बेसिकली 1 होल होगा। सो मेरी वेव पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो 19 × 4 360 का फेज डिफरेंस वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा।
अब इसको इस्तेमाल करके मैं फेज डिफरेंसेस कैसे निकाल सकता हूं, ये देखो। मैं आपको बोलूं बेटा मुझे एफ और जी के बीच में फेज डिफरेंस बता दो। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन में जरूर ये पढ़ लेना है कि प्रोग्रेसिव वेव की बात हो रही है, स्टेशनरी वेव की बात हो रही है, किस बारे में बात हो रही है, उसके हिसाब से होगा ये। ठीक है। अभी फिलहाल क्योंकि ये पूरा चैप्टर प्रोग्रेसिव के हवाले से है तो मैं आपसे प्रोग्रेसिव की ही बात कर रहा हूं। तो आपसे पूछ लिया गया है यार एक प्रोग्रेसिव वेव है, इसके अंदर एफ और जी के बीच में फेज डिफरेंस बता। कुछ भी नहीं करना, आपने ये देखना है ये दोनों कितने ट्रांजिशन अपार्ट है। आपने देख लिया यार ये दोनों एक ट्रांजिशन अपार्ट है, तो एक ट्रांजिशन जितना फेज डिफरेंस क्या होता है, एक ट्रांजिशन जितना फेज डिफरेंस हमारा 90 डिग्री होता है। सिंपल। मैं आपसे पूछूं बेटा मुझे जरा एफ और एच का बता दो, तो एफ और एच का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक ट्रांजिशन यहां तक, फिर एक और ट्रांजिशन यहां तक, है ना। दो ट्रांजिशन हो गई। सो ये दो ट्रांजिशन हो गई है मेरे पास। तो अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, अब आपकी एक ट्रांजिशन 90 डिग्री थी, तो दो ट्रांजिशंस क्या हो जाएंगी, दो ट्रांजिशंस आपकी 180 डिग्रीज हो जाएंगी। ठीक है, एक काम मैं इसको ऐसे करता हूं, मैं इसको ऐसे नहीं लिखता, मैं इसको जो है वो ऐसे कर देता हूं कि फाई बिटवीन एफ एंड जी क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, और फाई बिटवीन जी एंड एच क्या आ रहा है, वो आ रहा है हमारा, सॉरी जी एंड एच नहीं, एफ एंड एच मैंने आपसे पूछा था। सो एफ एंड एच क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। अब मैं आपसे पूछूं बेटा मुझे ई और एच का बता दो। ई और एच का कैसे बताओगे, बहुत आसान है, देखो 90, 180, 270, सिंपल। जब ट्रांजिशंस क्लियर हो तो इतना आसान होता है, बस आपने हर क्वार्टर को 90 90 गिनते जाओ, तो आपके पास आपका जो है वो 2 मिनट में सारी चीजें यहां पे हो जाएंगी। आपको बस ये देखना है कि मेरे पास मेरे दो पॉइंट्स के बीच में कितनी ट्रांजिशंस बन रही हैं। सिंपल, आपका फेज डिफरेंस 2 मिनट में निकल आएगा। सही है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं जस्ट फॉर द क्लैरिटी, ठीक है, ताकि आपको पूरी तरीके से क्या हो जाए, बात क्लियर हो जाए। तो आई एम गोइंग टू आस्क यू फॉर फाइव बिटवीन डी एंड आई। ठीक है जी, डी एंड आई का हम देखेंगे अब, फाइव बिटवीन डी एंड आई। तो आप क्या कह सकते हो इसको, आप ऐसे कह सकते हो, देखो भाई एक ट्रांजिशन, दो ट्रांजिशन, तीन, चार, पांच, पांच हो गई, पांच आपने गिन ली, तो अब आप क्या कर दोगे, 5 into 90 कर दोगे। 5 into 90 इज 450 डिग्रीज। सिंपल, राइट। अच्छा, अब 450 डिग्री को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, हम इसको 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। कैसे, ये कैसे हुआ, देखो एक ट्रांजिशन, दो ट्रांजिशन, तीन ट्रांजिशन, चार ट्रांजिशन, जब तुम इसको गिनोगे ना तो 90, फिर ये हो जाएगा 180, फिर ये हो जाएगा 270, और ये हो जाएगा 360। बेसिकली हमारा जो 360 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है और जो 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है वो बेसिकली सेम होते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं 360, 360 का मतलब बेसिकली जीरो ही होता है। सही, क्योंकि एक सर्कल पे जब मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा और 360 घूम के आऊंगा तो मैं वापस वहीं पे आ जाऊंगा। तो 0 डिग्रीज एंड 360 डिग्रीज रिप्रेजेंट सेम थिंग, दे रिप्रेजेंट इन फेज पॉइंट्स, यानी बेसिकली डी और एच क्या है, ये इन फेज है। क्यों है इन फेज, क्योंकि इनके बीच में 360 डिग्री का फेज डिफरेंस है। देखो ये दोनों सिमिलर रख दें, ट्रफ्स है। बी और एफ भी इसी तरह क्या होंगे, इन फेज वाले पॉइंट्स होंगे। इन दोनों के बीच में 360 डिग्री का फेज डिफरेंस है, 0 डिग्री, बेसिकली इनके बीच में फेज डिफरेंस हो गया, सिमिलर पॉइंट्स देखो क्रैश आ। सही है। इसी तरह आप जो है वो ए एंड ई को भी बोल सकते हो, दे आर इन फेज। सही है। अब बात ये होती है कि देखो जब आपने काउंटिंग करना शुरू करी 90, 180, 270, 360, तो आप 360 के बाद दोबारा से जीरो से काउंटिंग शुरू कर सकते हो। सो यू कैन काउंट अहेड, 360 को जीरो कर दो, जीरो से एक ट्रांजिशन आगे करोगे 90 डिग्री बन जाएगा। सो देयरफॉर आपका इस तरीके से हो जाएगा, राइट। तो आप जो है वो चाहे जीरो से काउंटिंग रिस्टार्ट करना चाहो या ना करना चाहो, दोनों सूरतों में आपके पास आंसर करेक्ट आएगा। हाँ, लेकिन पता होना चाहिए कि भाई ऐसा भी हमारे पास कुछ एग्जिस्ट करता है। बाकी इन फेज वाली चीजें भी मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। और ये सारी बातें जो इधर लिखी हुई है वो भी मैंने आपको क्या कर दी है, वो भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आपको मैंने क्लैरिटी जो है वो पूरे तौर से क्या कर दी है, यहां पे दे दी है रिगार्डिंग द फेज डिफरेंस। प्रोग्रेसिव वेव्स में इतना ही सिंपल, इतना ही आसान। अच्छा, अब बात आ जाती है, एक सवाल यहां पे आ सकता है कि सर अगर मैं ट्रांजिशंस ना गिन पाऊं, जैसे आपने अभी तो पॉइंट्स जो पूछे थे वो तो बहुत आसान थे। आप बोले एफ जी जी एच, ये तो क्रेस्ट या मीन पोजीशन या ट्रफ पे आ रहे हैं, तो इनके बीच में ट्रांजिशन तो देखना बहुत आसान है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ एक्स और वाई की बात करूं, तो ये तो नहीं, अब मैं आप तो ये तो नहीं कह सकते सर ये एक ट्रांजिशन है, नहीं ये तो नहीं है, ये तो क्रेस्ट से तो नहीं आ रहा, मैं क्वार्टर तो नहीं हुआ वेव का। सो हाउ डू वी डू इट इन दोस केसेस। जब भी ऐसा होगा, जब ट्रांजिशंस क्लियर नहीं होंगी बेटा, तो आपको एग्जामिनर इतनी इंफॉर्मेशन देगा कि आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सको।
तो ही विल डेफिनेटली गिव यू द वैल्यूज ऑन द एक्स एक्सिस फॉर दिस, वो आपको लाजिमन देगा। अब आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपने जो है वो ये दोनों एक्स एक्सिस वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, डिवाइड बाय लैम्डा करना है, और इनटू 360 डिग्रीज आपने क्या कर देना है, यहां पे इसको कर देना है। सो जैसे देखो, गिव द फेज डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, तो हम क्या करते हैं, डेल्टा एक्स लेते हैं, वाई वॉज प्रेजेंट एट 3.75 की वैल्यू, ठीक है जी, एक्स इज प्रेजेंट एट 1.65 की वैल्यू, तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, डेल्टा एक्स आ गया। लैम्डा क्या था, हमने लैम्डा ऊपर निकाला था 4 और इंटू 360 डिग्रीज। सो आप ये कैलकुलेट कर सकती हैं और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा कि जो है वो क्या है, एक सेकंड, लेट मी सी, या सो दिस इज गोइंग टू वर्क आउट टू बी 189 डिग्रीज। सिंपल। तो अब जब ट्रांजिशंस क्लियर ना हो, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, एग्जामिनर हमेशा एक्स एक्सिस की वैल्यूज देगा जब भी फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। ये एक बात हो गई। हाँ, और बाकी ये है कि देखो ये डिस्टेंस वाला ग्राफ है, तो इसमें हमारे पास लैम्डा ही निकलेगा, राइट, अंडरस्टूड सी बात है, इसमें से टाइम पीरियड नहीं निकल सकता क्योंकि टाइम तो है ही नहीं इसके अंदर, राइट। तो दैट इज अनदर थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। अच्छा, फिर क्या बोला हुआ है, गिवन इज अ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, मार्क द डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स ए एंड बी। अगर मैं आपको एक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ दे दूं और आपसे ये पूछ लूं कि यार पार्टिकल कौन सा किधर जा रहा है कितनी वेलोसिटी से, तो वो कैसे करेंगे आप? आपने ये बात दिमाग में बिठानी कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे पिक्चर होती है। अब अगर मुझे ये देखना हो कि मेरा पार्टिकल कहां जाना है, तो मुझे अगली पिक्चर चाहिए होगी ना। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं, एक पिक्चर दिखाऊं, बॉल पहले यहां पे थी और फिर अगली पिक्चर दिखाऊं, बॉल यहां पे आ गई, तो आप बोलोगे सर ये बॉल राइट वर्ड जा रही है ना। सो ये एक आसान चीज। और मैं आपको ये दिखा दूं कि बॉल यहां पे थी लेकिन इतनी आगे गई, तो आप बोलोगे सर इतनी वेलोसिटी से नहीं गई। लेकिन अगर बॉल यहां पे आ गई नेक्स्ट पिक्चर में, तो आप बोलोगे यार बहुत ज्यादा वेलोसिटी से सर ये मूव कर रही है बॉल। ये देखें नेक्स्ट फ्रेम में ही आप देखें बॉल इतना आगे चली। तो यहां पे भी हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये एक पिक्चर है तो मैं इस पिक्चर को हल्का सा आगे करके देखूंगा मेरे पार्टिकल्स कहां पे किधर जा रहे हैं। सो आई हैव जस्ट ड्रॉन द नेक्स्ट इंस्टेंट इन वेव, मैंने इसको क्या कर दिया, हल्का सा आगे कर दिया। तो अब आप मार्क कर सकते हो, इधर आप देख सकते हो कि आपका जो पार्टिकल ए है वो नीचे जा रहा है विद अ रिलेटिवली स्मॉलर वेलोसिटी, और बी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है विद अ रिलेटिवली लार्जर वेलोसिटी। जब भी हमारा पार्टिकल कोई क्रेस्ट या ट्रफ पे हो तो उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी, वो थोड़ी कम ही वेलोसिटी होगी उस वक्त उसकी, और कोई अगर मीन पोजीशन में मौजूद है तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा होती है, ठीक है। सो दिस इज दी ग्राफ दैट वी आर, मतलब अगर हमें वेलोसिटीज या हमें कोई ये बता दिया, पूछ लिया गया कि भाई कौन सा किधर जा रहा है, तो आपने सिंपली क्या करना है, क्योंकि एक पिक्चर दी हुई है आपको, तो आपने उसी पिक्चर को हल्का सा आगे करके देख लेना है कि भाई मेरा पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ठीक है। सो आई होप द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ्स आर अंडरस्टूड। अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस समझ में आ गया तो डिस्प्लेसमेंट टाइम भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी चीजें ओवरलैप कर रही हैं। हाँ, फर्क क्या है, फर्क इस बात का है कि थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगी। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या होगा, देखो हमारी जो वेव है वो जाती है पार्टिकल्स के थ्रू, जैसे यानी यहाँ पे कोई पार्टिकल था, तो अगर मैं बात करूं एक प्रोग्रेसिव वेव की, प्रोग्रेसिव वेव बाकायदा यूं प्रोग्रेस करती है, ठीक है। तो ये जाएगी 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 जाएगी, पहले ये ए को यहां हिट करेगी। अभी देखो ये ए को बोल रही है ए बेटा तुम मीन डिस्प्लेसमेंट बनाओ। फिर क्या होगा, ये वेव आगे जाएगी, इधर आ गई, तो ए क्या करेगा, ए नीचे आ जाएगा, है ना। फिर ये वेव मजीद आगे जाएगी, वुप्स, फिर ये वेव मजीद आगे जाएगी, तो ये ए को बोलेगी ए बेटा वापस ऊपर आ जाओ, तो ए बेटा वापस ऊपर आ गए। फिर ये क्या होगा, ये वेव और आगे जाएगी, फिर अब ये बोलेगी ए को ए बेटा ऊपर आ जाओ, तो ये ऊपर आ जाएगा। और फिर क्या होगा, ये वेव जब और मजीद आगे जाएगी तो ए को बोलेगी वापस नीचे आ जाओ अपनी डिस्प्लेसमेंट पे, तो ये नीचे आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि अगर मैं एक पार्टिकल का मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लॉट कर दूं तो मेरे पास ये ग्राफ आ जाएगा। यानी अगर मैं ए की बात करूं, और जैसे मैंने आपको वेव इसमें से पास थ्रू करते हुए दिखाई, तो आपने देखा ए जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट डिफरेंट जगह मौजूद है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता ही यही है। ये क्या दिखाता है आपको, ये आपको एक पार्टिकल का मोशन दिखाता है, ऊपर लिखा हुआ भी है, देखो इसको समझ पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। दिस शोज अस हाउ अ पर्टिकुलर सिंगुलर पार्टिकल moves with time. The different times shows us the position of the same particle at those times. ठीक है, at those times. यानी ये क्या दिखाएगा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल की जर्नी दिखाएगा, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे आपको ये दिखा रहा है कि भाई देखो ये पार्टिकल कहां कहां किधर किधर मौजूद था, राइट। सो दिस इज हाउ वी गेट अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ।
तो ये आ गया आपके पास। बाकी आपके पास चीजें मेजोरिटी सेम ही है, डिस्प्लेसमेंट वही डिस्प्लेसमेंट है जो कि हमने ऊपर डिस्कस करी, टाइम टाइम है ऑब्वियसली। ठीक है जी, आप इस ग्राफ को सबसे पहले देख के क्या निकाल सकते हो, आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। और टाइम पीरियड निकालने का वही तरीका, देखो सबसे पहली बात तो टाइम की एक्सिस है, सो देयरफॉर अब अगर मैं इस ग्राफ के थ्रू कुछ भी निकालना चाहूं, यानी अगर एक पूरी कंप्लीट वेव का टाइम देखूं, तो मुझे टाइम पीरियड मिलेगा, मुझे वेवलेंथ नहीं मिल सकती, मुझे टाइम वाले ग्राफ से वेवलेंथ नहीं मिल सकती। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। सिमिलरली देखो, मैं टाइम पीरियड यहाँ पे भी निकाल सकता हूँ, जैसे हमने ऊपर देखा कि भाई आप जो है वो दो क्रेस्ट या दो ट्रफ या एक पूरी वेव का ले लोगे तो आपको मिल जाएगा वेवलेंथ। सिमिलरली टाइम पीरियड भी निकालने का यही तरीका है आपके पास। आपने जो है वो सिंपली क्या करना है, सिंपली जो है वो आपने वैसे ही देखना है बस। अब इस दफा निकलेगा क्या, इस दफा टाइम निकलेगा। अगर एग्जामिनर बोले बेटा मुझे वेवलेंथ बता दो, तो ये गलती मत कीजिएगा ये पड़ा 4 मीटर लेके आ गए, नहीं। अब वेवलेंथ निकालने का तरीका मोस्ट प्रॉब्ली v इक्वल्स टू एफ लैम्डा से आएगा। आप इस ग्राफ के थ्रू पहले टाइम पीरियड निकालोगे, टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकालोगे, फ्रीक्वेंसी को इधर प्लग इन करोगे, वेलोसिटी आपको दी भी होगी, लैम्डा फिर निकलेगा। समझ रहे हो बात को? तो गलत चीज नहीं अप्लाई करनी है, सोच समझ के पढ़ के जाओगे, लॉजिकली करोगे चीज को, तो कभी कोई चीज गलत नहीं होगी। और आपके लिए गुड कह लो खुशखबरी ही यही है कि एग्जामिनर जो है ना सिंपल सी ऐसी ऐसी बातों पे 3-3 मार्क्स भी आपको देने के लिए तैयार होता है। कि अगर वो देख ले कि बच्चे ने डिस्प्लेसमेंट टाइम वाले ग्राफ से टाइम पीरियड निकाला, फिर फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर वेवलेंथ निकाल दी यूजिंग v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, तो इसके 3-3 मार्क के सवाल आते हैं पेपर्स में, फ्री के मार्क्स होते हैं वो। सही है। अच्छा, सो टाइम पीरियड इज फॉर्मली डिफाइंड एज द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट वेव टू फॉर्म। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यानी बच्चे बच्चे को ये वाला फॉर्मूला रटा हुआ होता है, विच इज गुड, यही है जो हम यूजुअली यूज करते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला भी एग्जिस्ट करता है जिसको हम एन ओवर टी कहते हैं, वेयर एन इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड एंड टी इज द टाइम टेकन टू प्रोड्यूस दोज वेव्स, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस दोज वेव्स। अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बोलूं यार मुझे बेटा ऊपर वाले ग्राफ की फ्रीक्वेंसी बता दो, ये वाला फॉर्मूला तो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपने 1 लिया, आपको पता है आपका ऊपर टाइम पीरियड 4 सेकेंड आ रहा है, 1/4 कर दिया, आपके पास 0.25 हर्ट्ज आ गया, सिंपल। लेकिन अगर मैं आपको एन ओवर टी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना करना बोलूं, तो आप कैसे करोगे, देखो फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक, ये एक वेव बन रही है और ये दो वेव बन रही है, तो मैं अगर दो वेव्स ले लूं एन के अंदर, फिर मैं उसको किससे डिवाइड करूंगा, मैं उस टाइम से डिवाइड करूंगा जिसमें दो वेव्स फॉर्म हुई, यानी 8 सेकेंड। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने 8 सेकेंड से डिवाइड कर लिया, तो वही मेरे पास जो है वो 0.25 हर्ट्ज आ रहा होगा। तो ये दोनों फॉर्मूला सेम आंसर देते हैं। एक्चुअली ये वाला जो है वो ये इस फॉर्मूला की एक स्पेशल केस है, जिसमें आपने एन को 1 रखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली टी क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड बन जाएगा, राइट। और ये कैपिटल टी और स्मॉल टी में फर्क है, जैसे आपने देखना है मैंने कैपिटल टी यहाँ पे 4 ही डाल सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं डाल सकता। लेकिन मैं स्मॉल टाइम टी वो टाइम दो डालूंगा जितना मैं एन ले रहा हूं। अगर मैं दो वेव्स ले रहा हूं, तो फिर मैं दो वेव्स फॉर्म होने में इतना टाइम लग रहा है वो डालूंगा, 3 वेव्स ले रहा हूं तो 3 वेव जितनी फॉर्म हो रही है वो लूंगा। इस तरीके से चलेगा मेरा सारा हिसाब, ठीक है। इसका आपने जो है वो दिमाग में रखना है अपने। अच्छा, फिर मैं आपको बोलूं बेटा फेज डिफरेंस बता दो, तो वही तरीका है, दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट जी एंड आई के बीच में फेज डिफरेंस। तो क्या करोगे, यू विल से फाई बिटवीन जी एंड आई, इट इज गोइंग टू बी सिंपल, एक ट्रांजिशन दो ट्रांजिशन 180 डिग्रीज। मैं आपको बोलूं बेटा मुझे जो है वो फॉर एग्जाम्पल सी और एच के बीच में निकाल दो, लेट्स डू दैट, फाइव बिटवीन सी एंड एच, क्या कर दोगे, 1 2 3 4 5, 5 हो गई, 5 × 90 क्या हो जाएगा, 450 डिग्रीज हो जाएगा। तो आपने 450 डिग्री ले लिया, या फिर आपने 360 डिग्री बाद दोबारा से काउंटिंग शुरू कर दी, दोबारा से 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से सिंपल है, प्रोग्रेसिव वेव्स का तो बड़ा सिंपल। हाँ, और अगर जो है वो आपके पास ट्रांजिशंस क्लियर ना हो, तो फिर आपने बस ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो अब बस फर्क क्या है, अब फर्क बस इस फॉर्मूला में उसमें ये है कि भाई ऊपर वाला ग्राफ क्योंकि डिस्टेंस का था, तो देयरफॉर डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा था। यहाँ पे क्योंकि टाइम है, तो आपने बस क्या करना है, टाइम्स के बीच में डिफरेंस लेके इंटू 360 डिग्री कर लेना है, ठीक है। फिर क्या पूछा हुआ है, द पार्टिकल्स पोजीशन एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट डी, वेयर विल द पार्टिकल मूव टू आफ्टर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है जी, अब ये देखो हमारे पास जो ग्राफ है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपसे ये पूछ लूं बेटा कि मेरा पार्टिकल कहां जाएगा अब नेक्स्ट टाइम में, तो अब इसके लिए कोई नई वेव बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज ये वो स्नैपशॉट नहीं है, ये क्या है, ये तुम्हें एक पार्टिकल की जर्नी दिखा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
तो अगर मैं आपसे बोलूं बेटा पार्टिकल अभी बी पे मौजूद है और अब ये कब कहाँ जाएगा नेक्स्ट टाइम में, तो आपके लिए बहुत आसान है देखना। आप बोलोगे सर ये तो नीचे ही जाएगा, ये तो ग्राफ बता रहा है, देखो जब टाइम आगे बढ़ेगा तो पार्टिकल नीचे आएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इजी पीजी यहां पे है। सो वी विल से आंसर, इट starts to travel back towards its mean position। तो ये दोनों ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए काफी डिटेल में। वैसे तो बड़ा सिंपल है, लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि वो नहीं पढ़ाई करके जा रहे होते हैं, तो वो ऐसे ऐसे ब्लेंडर्स करके आ रहे होते हैं। टाइम वाले ग्राफ से वेवलेंथ निकाल के ले आएंगे, वेवलेंथ वाले ग्राफ से टाइम निकाल के ले आएंगे, फेज डिफरेंस को उनको निकालना नहीं आ रहा होता, और बाकी अगर मैं उनसे नेक्स्ट इंस्टेंट वाली चीज पूछ लूँ तो वो भी उनको नहीं आ रही होती। तो ये देख लोगे थोड़ी बहुत ही चीजें आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब क्या बोला हुआ है, अ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ इज गिवन, the time period equals to 4 seconds, how much distance and displacement will the particle cover in a time of 10 seconds। अच्छा, अब यहां पे जो कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात तो देखो, आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ दिया हुआ है और आपको ये बताया हुआ आपका टाइम पीरियड जो है वो 4 सेकेंड है। हाउ मच डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल द पार्टिकल कवर इन अ टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स, यानी 10 सेकेंड में कहां कहां कितना मूव कर लेगा ये पार्टिकल, और इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी इसकी इनिशियल पोजीशन। अच्छा, सबसे पहली बात तो हमने ये जो समझनी है बेटा, वो यहां पे ये समझनी है कि देखो आपके पास जो है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है, तो दिस इज द करंट टाइम की स्नैपशॉट। ठीक है जी, ये आपको एक स्नैपशॉट दी हुई है, दिस इज द स्नैपशॉट गिवन एट टाइम t इक्वल्स टू 0। नाउ दे आर सेइंग कि बेटा द टाइम पीरियड इज 4 सेकेंड्स, तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, लेट्स विजुअलाइज अ लिटिल बिट। देखो टाइम पीरियड 4 सेकेंड है, अगर मेरा टाइम पीरियड 4 सेकेंड है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपनी एक ट्रांजिशन निकाल सकता हूं। ट्रांजिशन की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली क्वार्टर ऑफ द होल। तो टाइम पीरियड अगर 4 है तो क्वार्टर ऑफ द होल कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 4/4 यानी 1 सेकेंड मिल जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि हर एक सेकेंड वेव क्वार्टर आगे बढ़ जाएगी। यानी अगर ये टाइम टी इक्वल टू 0 है, मैं आपसे पूछूं बेटा टी इक्वल टू 1 पे क्या होगा, टी इक्वल टू 1 पे ये होगा कि ये वेव यहां पे आ जाएगी, ये थोड़ी आगे शिफ्ट कर जाएगी, ये क्वार्टर जो है वो आगे बन जाएगी, यानी क्वार्टर साइकिल आगे चलेगी। देखो मैंने इस पॉइंट को क्वार्टर साइकिल आगे करके यहां पे प्लॉट कर दिया, सिंपल। फिर मैं आपको बोलूं बेटा 2 सेकंड में क्या होगा, तो 2 सेकंड में क्या करोगे, आप इसको 1 सेकंड आगे कर दो, या फिर आप ओरिजिनल वाली को 2 ट्रांजिशन आगे कर दो। सो एक और फिर दो, तो आपने जो है वो यहां से बना दी 2 सेकंड वाली वेव। समझ रहे हो बात को। एंड देन मैं आपसे बोलूं बेटा मुझे 3 सेकंड आगे कर दो, तो आप यहां से बना दोगे। यानी आपने हर यानी व्हाट यू नीड टू डू फॉर बेसिकली टू अंडरस्टैंड, या एक कॉन्सेप्ट यहां पे देना चाह रहा हूं कि आपको जो भी टाइम पीरियड दिया हुआ है आप उसको क्वार्टर करके देख लो। पहले क्वार्टर कर लिया, उससे आपको पता लग जाएगा कि मेरी वेव कहां जा रही है, यानी एक ट्रांजिशन में मेरी वेव क्या हो रही होगी, या बेसिकली ये जब आपने निकाल लिया तो आपको ये पता लग जाएगा कि जब 1 सेकंड गुजरेगा तो मैंने अपनी वेव को क्वार्टर ट्रांजिशन आगे कर देना है, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, अच्छा बहरहाल हम इसको थोड़ा और सिंपली सॉल्व करेंगे, ये कॉन्सेप्ट मैं दोबारा से नीचे रिइटरेट भी करूंगा। देखो हमारे पास जो हमारा 10 सेकेंड है ना बेटा, इसमें देखो अगर मैं 10 को डिवाइड बाय 4 कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा ये 2.5 वेव्स। यानी इन द ड्यूरेशन ऑफ 10 सेकेंड्स आई विल हैव 2.5 कंप्लीट वेव्स फॉर्म। सही है। अब जैसे मैंने आपको ऊपर करके यहां पे ड्राई रन करके दिखाया था, जब मेरे पास एक कंप्लीट वेव ट्रांसफर होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा पार्टिकल अभी यहां पे है और मेरी वेव यूं बन रही है, तो जब मैं जो हूं वो इसको एक कंप्लीट यानी एक पूरी कंप्लीट वेव आगे, मतलब अगर मैं इसमें से पूरी कंप्लीट वेव भेजूं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि मेरी वेव फिर जो है वो ये यूं हो जाएगी, ये एक ट्रांजिशन बाद होगा, यानी अगर ये t इक्वल टू 0 है तो ये हो जाएगा आपका t इक्वल टू 1/40। फिर आपको मैं बोलूं बेटा एक और हम जो है वो ट्रांजिशन आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका t इक्वल टू हाफ टी वाली ग्राफ, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ठीक है, अब बात क्या समझनी है, बात ये समझनी है जैसे मैंने आपको ऊपर ड्राई रन करके दिखाया था कि आपका पार्टिकल जो है वो क्या करता है, वो इस तरह अपनी वेव को ट्रेस करता जाएगा, राइट। सो द वन टेक्निक टू डू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी कि आप ये रियलाइज करो कि यार देखो एक कंप्लीट टाइम पीरियड में मेरा पार्टिकल नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा मजीद, फिर ऊपर आएगा और फिर ऊपर आएगा, क्योंकि एक कंप्लीट टाइम पीरियड में
वो क्या करेगा, वो सारी डिस्प्लेसमेंट कवर करता हुआ वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। सो इन वन टाइम पीरियड पार्टिकल कवर्स कितना कवर कर लेगा, देखो एक नीचे गया और मजीद नीचे गया, एक ऊपर आया दोबारा ऊपर आया, तो 1 2 3 4, वो कितना कवर कर रहा है, वो कवर कर रहा है 4 मीटर्स। सही है, सिंपल। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि पार्टिकल जो है वो आगे नहीं मूव करता, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करेगा, आगे कभी नहीं जाएगा। तो आपने हॉरिजॉन्टली कुछ भी वर्कआउट नहीं करना है इसमें। अब मैं आपको बोलूं इन 2.5 टाइम पीरियड पार्टिकल कितना आगे जाएगा, तो बहुत आसान है, आपने क्या कर देना है, आपने जो है वो पार्टिकल कवर्स 4 × 2.5, यानी अगर एक टाइम पीरियड में 4 मीटर थे तो 2.5 में कितने हो जाएंगे, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर लोगे तो वैल्यू मिल जाएगी। सो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 वी आर गेटिंग 10 मीटर्स की ये डिस्टेंस जो है वो ये कवर कर लेगा। सही है। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं बेटा मुझे डिस्प्लेसमेंट बता दो, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, देखो हमारे पास जब 2.5 में से दो, हमारा मतलब हमारा टाइम पीरियड यानी हमारी दो वेव्स फॉर्म हो गई, तो क्या होगा, पार्टिकल नीचे गया ऊपर आ गया ऊपर आ गया, ये एक टाइम पीरियड हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम पीरियड में क्या होगा, नेक्स्ट टाइम पीरियड में दोबारा ही होगा, यही होगा यही होगा फिर यही होगा फिर ये होगा, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा जो ऑर्डिनल पोजीशन। तो ये दो हो गई। अब मैं आपको बोल रहा हूं 0.5 इससे और आगे चलो टाइम पीरियड, तो 0.5 कितना हो गया, यानी क्वार्टर और क्वार्टर, तो एक क्वार्टर ये हो गया, एक क्वार्टर एक और ये हो गया। तो अब जो यानी हम अगर 2.5 टाइम पीरियड पे देख रहे हो कि कहां होगा पार्टिकल, तो हमारा पार्टिकल यहां होगा, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सो इन 2.5 t पार्टिकल विल हैव डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो गई है 1 और 1 2 हो गई, सो 2, और क्योंकि हमने इस तरह समझ लो कि डाउनवर्ड जो है वो हमने नेगेटिव दिखाया हुआ है, देखो डाउनवर्ड हमारा नेगेटिव है ना, तो डिस्प्लेसमेंट -2 फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया, थोड़ा सा डिटेल में ये आपको थोड़ा सा आना चाहिए। ठीक है, तो इसके हवाले से इंशाल्लाह फिर जो है वो अभी थोड़ी देर और में नीचे भी एक और दफा बात हो जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स वाला। अच्छा, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमें ये कहता है कि यार देखो एक तरीका आपके पास ये आसान है, नंबर 1 इज द काउंटिंग ऑफ द ट्रांजिशंस। ठीक है, इससे पहले आप ये देख लो कि हमने जो है वो जो भी किया, हमने ये किया कि ये जो है वो हमने एक ही वेव का निकाला था फेज डिफरेंस, यानी एक ही वेव के डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस निकाला। अब मैंने आपको दो वेव्स दी और मैं आपसे पूछ रहा हूं यार बेटा मुझे इन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस निकालो। तो फर्स्ट वे इज बेटा सबसे पहले क्या करो, इन दोनों वेव्स में कोई ऐसा पॉइंट निकाल लो जो दोनों में फेज में हो, यानी क्रेस्ट और क्रेस्ट। ठीक है, आपने क्या कर लिया, दोनों पे क्रेस्ट चूज कर लिया, कंसेक्यूटिव चूज करना, आप ट्रफ ट्रफ भी चूज कर सकते हो, कोई भी ऐसी पॉइंट जो फेज में हो। ठीक है, सबसे आसानी होती है आपको क्रेस्ट क्रेस्ट या ट्रफ ट्रफ, आपने क्रेस्ट क्रेस्ट चूज कर लिया। अब आप ये देख लो यार ब्लू वेव पे कितनी ट्रांजिशंस आगे मूव करूंगा तो मैं रेड वेव के उस पॉइंट पे आ जाऊंगा। तो कितनी ट्रांजिशन हो गई, एक ट्रांजिशन यहां तक आऊंगा, फिर एक और ट्रांजिशन आगे यहां तक आऊंगा, तो मैं जो हूं वो इधर तक आ जाऊंगा। सो कितना मुझे कितना मूव करना पड़ा, कितनी ट्रांजिशन, दो ट्रांजिशन। सो हमारे पास क्या हो गई, दो ट्रांजिशन हो गई, और दो ट्रांजिशंस कितना रिप्रेजेंट करती हैं, 2 × 90, तो आपके पास आ गया 180 डिग्री फेज डिफरेंस। सिंपल। ठीक है, एक मेथड ये है काउंटिंग द ट्रांजिशंस। हाँ, बस फर्क ये कि आपको पहले दो पॉइंट्स फेज वाले ढूंढने पड़ेंगे, क्रेस्ट और क्रेस्ट। बाकी आपके पास क्या है, बाकी आपके पास फॉर्मूला है, या तो आप डेल्टा एक्स ओवर लैम्डा इंटू 360 डिग्री कर लो, या फिर जो है वो आप डेल्टा टी ओवर टी इंटू 360 डिग्री कर लो। ठीक है जी, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस वाला ग्राफ है तो इसमें डेल्टा एक्स ओवर लैम्डा लगेगा। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, देखो वही, पहले दो पॉइंट्स इन फेज सिलेक्ट कर लो। ठीक है जी, इन दोनों के बीच में देख लो डेल्टा एक्स कितना आ रहा है। सो ये 3 है ये 1 है, तो क्या कर लोगे बेटा, 3 - 1। फिर लैम्डा क्या है, देखो लैम्डा इज 4, दोनों वेव्स का 4 है। इस वाले क्वेश्चंस में दोनों की वेवलेंथ जो है ना वो सेम होंगी, टाइम पीरियड भी सेम होंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लेना, आपने डिवाइड बाय 4 कर दिया, इनटू 360 डिग्री कर लिया, तो आपके पास क्या आ गया, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो बिटवीन टू वेव्स हमारे पास इस तरीके से हमारा फेज डिफरेंस निकला। अब सिमिलरली व्हाट आई कैन डू इज आई कैन आस्क यू टू ड्रॉ द वेव 90 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो अगर मैं आपको बोल दूं बेटा 90 डिग्री आउट ऑफ फेज कर दो, सो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज मींस
one transition. Now what you basically need to do is you need to move the wave one transition आगे. क्या करोगे, ये वाला पॉइंट है, इसको एक ट्रांजिशन आगे जाके इस डिस्टेंस पे जाके प्लॉट कर दो, यानी यहां प्लॉट कर दोगे. ठीक है जी. तो मैंने क्या कर दिया, मैंने वो इनिशियल वाला पॉइंट यहां पे लगा दिया. फिर देखो ये है, इसको एक ट्रांजिशन आगे मूव करूंगा, इस डिस्टेंस पे जाके प्लॉट कर दूंगा, यहां पे प्लॉट कर दूंगा. सही है, ये मैंने कर दिया. फिर ये वाला देखो, इसको एक ट्रांजिशन आगे मूव करूंगा, इस डिस्टेंस पे जाके प्लॉट कर दूंगा. सही है, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको यहां प्लॉट कर दिया. ये वाला देखो, इसको एक ट्रांजिशन आगे मूव करूंगा, इस डिस्टेंस पे जाके यहां प्लॉट कर दूंगा. सिंपल. सो मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने जो है वो यहां पे प्लॉट कर दिया है. अब इतना मेरे पास बन गया है कि अब मैं जो हूं वो इसको आराम से समझ सकता हूं कि मेरी वेव कैसे बनेगी. तो ये मेरी वेव जो है वो ऐसे बन गई है, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज वाली. सिंपल. ठीक है, आपने एक ट्रांजिशन आगे कर दी. अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे. गिवन बिलो इज द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ फॉर अ वेव. It is also given that the time period of the wave is 4 seconds. Can you draw the wave, what the wave will look like after 3 seconds? So we can draw, no problem. देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको, ये बोला हुआ है टाइम पीरियड आपका 4 सेकेंड है. आप पहले ये निकालो कि जो टाइम एग्जामिनर मुझे पूछना चाह रहे हैं वो ट्रांजिशंस में कितना है. सो हाउ कैन वी डू दैट. हम ये कर सकते हैं कि भाई जो मुझे टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड, उसको मैं टाइम पीरियड से डिवाइड कर लूं, तो मेरे पास आ जाएगा कि ये 3/4. 3/4 कितना हो गया, यानी बेसिकली, या फिर इसको ऐसे देख लो, इसको ऐसे नहीं करो, पहले तुम क्या करो, पहले तुम एक ट्रांजिशन की वैल्यू निकाल लो. एक ट्रांजिशन की वैल्यू क्या हो गई, 4/4 हो गई, यानी 1 सेकेंड हो गई. अब 3 सेकेंड में कितनी ट्रांजिशन आ जाएगी, 3 सेकेंड में 1 सेकेंड वाली 3 ट्रांजिशन आ जाएगी. सो देयरफॉर टिल 3 सेकेंड्स वी विल हैव 3 ट्रांजिशन. सो आपने क्या करना है बेटा, आपने अपने ग्राफ को 3 ट्रांजिशन आगे मूव कर देना है. एक ट्रांजिशन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको ऊपर करके दिखा दिया, एक ट्रांजिशन में आपकी वेव 90 डिग्री आउट ऑफ फेज जाएगी. 3 ट्रांजिशन में क्या होगा, वही करोगे. देखो, ये वाला पॉइंट लिया, इसको एक आगे किया, 2 ट्रांजिशन, 3 ट्रांजिशन, यहां जाके इसको प्लॉट कर दोगे, यानी मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको यहां पे प्लॉट कर दिया. फिर देखो ये क्या करोगे, सॉरी ये इधर नहीं है, ये वाला है. एक सेकेंड, ये देखो ये वाला है, एक ट्रांजिशन, 2 ट्रांजिशन, 3 ट्रांजिशन, 3 ट्रांजिशन इसको आगे कर दिया. अब मैं जो हूं वो इसको 4 पे जाके यहां पे प्लॉट कर दूं. ये देखो 1 2 3, यानी इस पे जाके मैंने इसको प्लॉट कर देना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास यहां पे आ जाएगा. अब आपको पता लग गया, एक आइडिया हो गया. अब आपने क्या कर देना, आपने जो है वो अपनी वेव ट्रेस आउट कर लेनी है. ये क्या बन गया, ये आपका 270 डिग्री आउट ऑफ फेज वाली वेव बन गई. और मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि आपकी प्रोग्रेसिव वेव कैसे बनेगी. यानी अगर फॉर एग्जांपल ये आपका t = 0 पे था, तो अगर मैं आपसे बोलूं बेटा एक ट्रांजिशन के बाद कैसे बनेगी वेव, तो आप क्या कर दोगे, आप उसको एक ट्रांजिशन से आगे कर दोगे. यानी इफ आई आस्क यू क्वार्टर टाइम पीरियड बाद कैसी बनेगी, सो क्वार्टर टाइम पीरियड में ये ऐसी बन रही होगी. फिर मैं आपको बोलूं बेटा ये हाफ टाइम पीरियड में कैसी बन रही होगी, तो आप बोलोगे सर हाफ टाइम पीरियड में ये ऐसी बन रही होगी. आप क्या कर दोगे, इसको 2 ट्रांजिशन आगे कर दोगे, राइट, बिकॉज हाफ इज रिप्रेजेंटिंग 180, यानी 2 ट्रांजिशन, राइट. एंड सिमिलरली जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास अगर मैं आपको बोलूं बेटा मुझे जो है वो जरा 3 ट्रांजिशन आगे करके दिखा दो, या फिर मैं आपको बोलूं कि 3/4 टाइम पीरियड पे दिखा दो वेव कैसी होगी, तो आपने उसको 3 ट्रांजिशन आगे कर देना है. ठीक है जी. तो वो क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी यहां से स्टार्ट हो जाएगी. ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी 3/40 वाली. और मैं आपको बोलूं बेटा मुझे 1 टाइम पीरियड वाली दिखा दो, तो 1 टाइम पीरियड वाली जो है वो क्या हुई होगी, वो जो है वो हमारे पास एक कंप्लीट वेव पूरा आगे जा चुकी होगी, ऐसे करके, राइट. यानी सिंपली क्या करना है, आपने एक 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 ट्रांजिशन करके आगे करते जाना है, जिस भी टाइम तक पूछा हुआ है. ठीक है, आपने पहले निकालना है कि वो मेरी ट्रांजिशन के बारे में क्या है, कितनी ट्रांजिशन बन रही है वो. और आपको ये पता लगे कि भाई कितनी ट्रांजिशन बन गई है, तो आप उसको उस हिसाब से उतनी उतनी ट्रांजिशन क्या करते रहो, आगे करते रहो. मैं काम करता हूं, मैं इसको यहां पे रहने देता हूं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए. ये ब्लू वाला ग्राफ क्या है, ये जो है वो सॉरी
द रेड वाला ग्राफ वॉज रिप्रेजेंटिंग योर टी इक्वल टू जीरो वाली वेव। मैंने आपको बोला बेटा मेरी वेव जो है वो क्वार्टर टाइम पीरियड के बाद क्या होगी, आपने उसको एक ट्रांजिशन आगे करके बना दिया। मैंने आपको बोला बेटा मेरी वेव जो है वो क्या कहते हैं हाफ टाइम पीरियड के बाद कैसी होगी, तो आपने क्या कर दिया, आपने उसको दो ट्रांजिशन आगे करके बना दिया। एंड सिमिलरली सो एंड सो फॉर 270 पे आपने तीन ट्रांजिशन आगे कर दिया। या फिर मैंने आपसे अगर बोला थ्री क्वार्टर्स टाइम पीरियड में कितनी बनेगी, तो आपने उसको तीन ट्रांजिशन आगे कर दिया। एंड सो एंड सो फॉर आपके पास हो गई कहानी। ठीक है, मैंने आपको ये दो तीन दफा बता दिया कॉन्सेप्ट, ताकि आपको अब ये क्लियर हो गया। उसको रिवाइंड करके देख लोगे, पॉज करके और समझ लोगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास आ जाती है आपकी वेव इक्वेशन, जिसको हम वेलोसिटी ऑफ अ वेव भी कहते हैं। तो इसकी हमारे पास कोर्स में डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन इसकी बहुत आसान है। आप इसकी डेरिवेशन हमारे पास बेसिकली पहली डेरिवेशन क्या है, दोनों डेरिवेशन इसी से स्टार्ट होंगी कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब मैं क्या कर सकता हूं बेटा, मैं जो हूं वो एक वेव का डिस्टेंस ले सकता हूं जो कि लैम्डा होता है, और एक वेव का टाइम ले सकता हूं जो कि टाइम पीरियड होता है। और अगर मैं इसको रीराइट कर लूं तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा इंटू वन ओवर टी बन जाएगा। और वन ओवर टी हम सबको पता है क्या होता है, एफ होता है। तो मेरे पास ये मेरी पहली डेरिवेशन है, वेव इक्वेशन। सेकेंड डेरिवेशन क्या कहती है, सेकेंड डेरिवेशन भी ऐसी है, बस वो क्या इस्तेमाल कर रही है, वो फ्रीक्वेंसी का दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रही है। वो ये कह रही है कि बजाय इसके कि आप एक वेव का लो, आप एन वेव्स का डिस्टेंस ले लो। एन वेव का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एन लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा को मल्टीप्लाइड बाय एन कर लोगे तो आपके पास एन वेव्स का डिस्टेंस आ जाएगा। और सिमिलरली टाइम भी कितनी वेव्स का लूंगा, एन वेव्स का लूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये v इक्वल्स टू एन ओवर टी इंटू लैम्डा बन जाएगा। सो एन ओवर टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसके थ्रू भी आपने जो है वो ड्राइव कर लिया इसको कि वेलोसिटी इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो आपके पास ये आपकी वेव इक्वेशन आ गई। ठीक है, अच्छा, देन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो हैव अ प्रॉब्लम विद द सीआरओ वाली डायग्राम्स। आई डोंट नो व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम, बहुत आसान होती है एक्चुअली ये करना। तो आप क्या करते हो बेटा, सीआरओ के क्वेश्चंस में दे विल टेल यू द टाइम बेस एंड दे माइट आल्सो टेल यू द वाई गेन। मैंने ये सवाल इसीलिए उठाया क्योंकि इसमें वाई गेन और टाइम बेस की दोनों की बातें हो रही हैं। यूजुअली जो सवाल होते हैं वो सिर्फ टाइम बेस में कंसर्न होते हैं। देखो टाइम बेस आपको क्या बताता है, आपको ये बताता है कि आपका एक डब्बा कितना बॉक्स कितना मिली सेकेंड रिप्रेजेंट करा या कितना सेकेंड रिप्रेजेंट करा। टाइम बेस हमेशा हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस पे है, यानी दैट मींस दैट दिस वन बॉक्स इज 5 मिली सेकेंड। सिंपल, आपको ये बोल रहा है कि इसके एक बॉक्स पे क्या है, 5 मिली सेकेंड है। तो अगर मैं आपको बोलूं बेटा मुझे टाइम पीरियड निकाल दो, तो बहुत आसान है। देखो आपने ट्रफ टू ट्रफ क्या कर लिया, टाइम पीरियड ले लिया। ठीक है, ट्रफ टू ट्रफ आपने टाइम पीरियड ले लिया, तो कितने बॉक्सेस आ गए, ये एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार बॉक्स। So what is going to be your time period? Your time period is basically four boxes. Four boxes. So फोर बॉक्सेस जितना टाइम पीरियड कितना हो गया, 4 into 5 मिली सेकेंड, दैट विल बी 20 मिली सेकेंड। और मैं आपसे बोल दूं बेटा मुझे फ्रीक्वेंसी बता दो, तो आप क्या कर दोगे, 20 डिवाइड बाय माइनस 10 to the power -3 कर दोगे, तो आपको आपकी फ्रीक्वेंसी यहां पे मिल जाएगी। सो द फ्रीक्वेंसी वी आर गेटिंग इज 50 हर्ट्ज। फिर आपसे क्या बोला हुआ है, वाई गेन बता दो। सॉरी, वाई गेन आपको बताया हुआ है 5 मिली वोल्ट पर डिवीजन। वाई गेन इज रिप्रेजेंटिंग द वर्टिकल वाली सेटिंग, यानी वो आपको ये बता रहा है कि यार देखो आपका एक बॉक्स वर्टिकली जो है वो 5 मिली वोल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है। अब एम्पलीट्यूड जब आपसे पूछा जाए बेटा, तो आपने सबसे पहले वेव की मीन लाइन ढूंढनी है। ये वेव की मीन लाइन होगी। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड हमेशा उस मीन लाइन से या तो क्रेस्ट या तो ट्रफ तक ले लोगे। सो ये एक 5 मिली वोल्ट हो गया, ये दूसरा 5 मिली वोल्ट हो गया, 5 + 5 10 मिली वोल्ट आपका एम्पलीट्यूड हो गया। तो 10 and 50 ए इज योर आंसर। इसको गलत मत करना, इसको जो है वो यहां से यहां नहीं लेना है एम्पलीट्यूड को। एम्पलीट्यूड टोटल नहीं होता, एम्पलीट्यूड होता है मीन से मैक्सिमम या मीन से ट्रफ तक। सही है, जस्ट कीप दैट इन योर माइंड। बाकी सीआरओ में और कुछ भी नहीं है, इतना आसान से इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दे जस्ट टेल यू व्हाट इज द डिवीजन वाली सेटिंग। अच्छा, अब आपको बोलो, ये देखो क्या बोला है, अ वेल प्रोड्यूसेस साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, द वेव्स आर डिटेक्टेड बाय अ माइक्रोफोन एंड डिस्प्लेड ऑन एन ऑसिलोस्कोप। व्हाट इज द टाइम बेस्ड सेटिंग ऑफ द ऑसिलोस्कोप। अच्छा, अब आपसे क्या बोल दिया, आपसे बोल दिया, आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई आपकी टाइम बेस की सेटिंग क्या है, आपको फ्रीक्वेंसी दी है। अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूं। सो 1/5 क्या हो जाएगा, 1/5 मेरे पास जो है वो 0.2 सेकेंड हो गया। अब मैं ये देखूंगा यार मेरी वेव का टाइम पीरियड क्या है। देखो ये आधी वेव बनी, ये पूरी वेव बन गई है ना, दिस इज वन कंप्लीट वेव।
तो इसका मतलब ये कि मेरा सीआरओ मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि यार मेरा टाइम पीरियड 2 बॉक्सेस के अंदर आ रहा है। तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि 2 बॉक्सेस आर रिप्रेजेंटिंग 0.2 सेकेंड, क्योंकि मैंने निकाला है कि भाई मेरा टाइम पीरियड तो 0.2 सेकेंड है। तो उसका मतलब ये कि 2 बॉक्सेस 0.2 सेकेंड रिप्रेजेंट करें। अब बहुत आसान है भाई, अगर दो 0.2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक क्या होगा, एक 0.1 होगा और फिर दूसरा वाला 0.1 हो गया, 0.1 प्लस 0.1 0.2 हो गया। वरना आप इस तरह यूनिटरी मेथड कर लो इसको वर्कआउट करने के लिए। आपको पता है 2 में 0.2 है तो 1 में कितना होगा, आपने एक्स की वैल्यू निकाल दी 0.1। अब आपने क्या करना, आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर दो। तो 0.1 सेकेंड है, 0.1 को अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर लूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 100 मिली सेकेंड पर डिवीजन, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। सिंपल। सीआरओ में हमारे पास बस यही है और इसके अलावा कुछ ऐसा कोई हमारी चीज नहीं है। सही है। अच्छा, नेक्स्ट अप वी हैव इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया, सिंपल, पी अपॉन ए। और इसमें आपने ये दो रिलेशनशिप्स क्या करने हैं, याद रखने हैं। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखने और इनको इस्तेमाल करना है कैलकुलेशन में। ठीक है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे जस्ट इग्नोर दीज एंड बस, क्योंकि बस उनका दिल नहीं चाह रहा होता पेपर में मेहनत करने का या क्या, या दिमाग चलाने का, तो वो इनको इग्नोर करके बस अपनी पढ़े से तो कोई वर्किंग करके आ जाते हैं, विच इज रॉन्ग। तो एक आपने डेफिनेशन और फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी और ये दोनों रिलेशनशिप्स बाय हार्ट याद रख ले। अब ये दोनों रिलेशनशिप्स हमें कैसे काम आते हैं वो देख लो। द वेव बिलो हैज इंटेंसिटी आई, द इंटेंसिटी इज नाउ हाफ, ड्रॉ द न्यू वेव। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे कहेंगे इंटेंसिटी आई थी, हाफ हो गई इंटेंसिटी, सो देयरफॉर एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और वो हाफ एम्पलीट्यूड बना के यहाँ पे अपना काम खत्म करके आ जाएंगे, विच इज रॉन्ग। हाफ एम्पलीट्यूड नहीं होगा इधर, आपने कैलकुलेशन करनी होगी बेटा। सो कैलकुलेशन कैसे होगी, देखो, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि इंटेंसिटी विल बी के ए स्क्वायर्ड, एंड देन आई कैन से इंटेंसिटी ओवर ए स्क्वायर्ड विल इक्वल टू के। एंड I1 और A1, क्योंकि देखो K कांस्टेंट है, तो मैं I1 A1 लूं या मैं I2 A2 लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, राइट। सो देयरफॉर आई गेट दिस कि I1 ओवर A1 स्क्वायर्ड विल इक्वल टू I2 ओवर A2 स्क्वायर्ड। आप ऊपर वाला रिलेशनशिप याद करो और साथ में ये भी याद करो, आपको पता होना चाहिए कि ये एम्पलीट्यूड वाला रिलेशनशिप कैसे इस फॉर्म में ओपन होता है। अब जब आपने एक दफा ये ड्राइव कर लिया, अब आप क्या करो, आपको पहले बोला हुआ था भाई पहले वाली इंटेंसिटी आई थी, पहला वाला एम्पलीट्यूड आप देख सकते हो, पहला वाला एम्पलीट्यूड ए था, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने ए स्क्वायर लिख लिया। दूसरी वाली इंटेंसिटी क्या है, हाफ कर दी हमने, सो हाफ आई डिवाइडेड बाय ए टू स्क्वायर्ड। तो आपने क्या कर लिया, आई और आई कैंसिल हो गया, और ए टू स्क्वायर्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए टू स्क्वायर्ड की वैल्यू आ जाएगी हाफ ए स्क्वायर्ड। सो नाउ ए टू विल बी इक्वल टू, आपने दोनों साइड पे अंडर रूट लेना है, तो ए टू स्क्वायर्ड को भी अंडर रूट कर दिया, इसको भी अंडर रूट कर दिया। सो हाफ का अंडर रूट क्या होता है, सो वी आर गोइंग टू गेट ए टू इज गोइंग टू बी 0.707 ए, यानी यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट हाफ ए। आप क्या दिखाओगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे बोल देता हूं कि ये 0.707 ए है, ठीक है जी। तो मैं अब अपना एम्पलीट्यूड जो है वो इसी हिसाब से प्लॉट करूं, 0.707 ए, और ये क्या हो गया, -0.70 ए, ठीक है। और अब आपने क्या कर दिया, आपने अब वेव का फेज वो ही रखना है, क्योंकि फेज चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुआ है, आपकी जो है वो एम्पलीट्यूड चेंज हुई है। सो आप फेज सेम रखेंगे, हाँ, लेकिन डिफरेंट क्या करेंगे, डिफरेंट जो है वो आप अपने एम्पलीट्यूड को डिफरेंट करके दिखा देंगे। तो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थोड़ी सी वियर्ड बनी है डायग्राम, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो दैट इज वेल एंड गुड। आपने कैलकुलेशन करके निकालना होगा, ऐसे नहीं अंधाधुंध हाफ हो गई इंटेंसिटी तो हाफ कर दिया, खत्म हो गई कहानी, नो, नॉट लाइक दैट। अच्छा, देन अनदर क्वेश्चन, a solar panel generates 36 watts of power when a light source is placed at a distance d from it. The solar panel has an area of 3 meter square, ठीक है। Calculate the intensity of light received in solar panel assuming it is 100% efficient. The light source is now placed at a distance 2d from the solar panel. What is the new intensity? So now देखो, आपको क्या बोला हुआ है, आपको ये बोला हुआ है सोलर पैनल 36 वॉट्स जनरेट कर रहा है और इसका एरिया जो है वो 3 मीटर स्क्वायर है, सही है।
और आपको ये बोला हुआ है अज्यूम ही करो 100% इंटेंसिटी, ओ सॉरी, अज्यूम ही करो कि वो 100% एफिशिएंट है, तो उसकी इंटेंसिटी निकालो। अगर वो 100% एफिशिएंट है तो जितना उसमें इनपुट आ रहा है उतना ही वो आउटपुट दे रहा होगा, है ना। तो अगर वो 36 वॉट जनरेट कर रहा था, अगर 100% एफिशिएंट है तो 36 वॉट ही इसके इनपुट पे था। सो देयरफॉर द इंसिडेंट पावर इज आल्सो 36 वॉट and the area of the solar panel is 3 meter square, so I will get 9 watt per meter square, that is my intensity. Then they have asked you कि बेटा आप क्या कर दो, आप जो है वो डिस्टेंस 2D पे हमने मूव कर दिया सोलर पैनल को, अब बता दो न्यू इंटेंसिटी क्या होगी। तो वही हम इस्तेमाल करेंगे। हमने क्या देखा था, हमने देखा था I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। इसको खोलो, I विल इक्वल टू K ओवर R स्क्वायर। सिमिलरली व्हाट आई कैन डू, आई कैन से IR स्क्वायर विल इक्वल टू K। अब मैं I1 R1 लू या मैं I2 R2 लू, क्योंकि कांस्टेंट है K, सो देयरफॉर आई कैन डिराइव रिलेशनशिप दैट I1 R1 स्क्वायर्ड विल इक्वल टू I2 R2 स्क्वायर, राइट। एंड नाउ ऑल आई नीड टू इज प्लग इन द वैल्यूज। सो हमारी इंटेंसिटी I1 क्या थी, 9 थी। जब डिस्टेंस क्या था, जब डिस्टेंस D था, तो D स्क्वायर कर लिया। I2 मुझे निकालनी है, और मेरा डिस्टेंस क्या है, मेरा डिस्टेंस उन्होंने बोल दिया कि हमने डिस्टेंस को 2D कर दिया है। सो जो है वो मैं क्या कर लूंगा, इसको 2D का होल स्क्वायर कर लूंगा, ठीक है। सो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा 9 इंटू डी स्क्वायर विल इक्वल टू I2 इंटू 4D स्क्वायर, and this d square and the d square cancel out and your I2 is going to be 9/4। तो क्या हो गया, 9/4 जो है वो मेरे पास आ गई 2.25 जो है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये मेरी न्यू इंटेंसिटी हो जाएगी जो इंसिडेंट होगी मेरे मतलब न्यू इंटेंसिटी हो गई जो मेरे सोलर पैनल को मिल रही होगी, ठीक है। तो ये हमने काफी हद तक जो है वो वेव्स की कह लो बेसिक्स जो है वो डिस्कस कर ली हैं। आई थिंक दिस रिकॉर्डिंग इज गेटिंग अ बिट लॉन्ग, क्योंकि 1 घंटे की ऑलमोस्ट ये होने वाली है। बट देयर इज स्टिल लिटिल बिट कह लो, थोड़ा सा और इसमें कॉम्प्लेक्स और चीजें रहती हैं। हाँ, लेकिन हमने इसमें बहुत सारी चीजें डिटेल में कवर कर ली जो आपकी बेसिक्स थी। फेज डिफरेंस के हवाले से ये वाली चीज भी डिस्कस कर ली। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे एक प्रोग्रेसिव वेव हर क्वार्टर टाइम पीरियड के बाद आगे मूव कर रही होती है, ठीक है। फेज डिफरेंसेस कैसे करने हैं दो वेव्स के बीच में, एवरीथिंग वी हैव डन अ लॉट ऑफ बेसिक टॉक। सो आई थिंक दिस इज गुड फॉर नाउ। इंशाल्लाह जो है वो फिर मैं इसकी एक और पार्ट 2 बना दूंगा आपके लिए, और उसमें फिर मैं डॉपलर इफेक्ट आपके साथ जो है वो डॉपलर इफेक्ट डिस्कस कर लूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिस्कस कर लूंगा, डायफ्रैक्शन डिस्कस कर लूंगा, और पोलराइजेशन भी। ये फिर जो है वो हम वेव्स पार्ट 2 में इंशाल्लाह क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू ऑल लेटर। अल्लाह हाफिज।